ज्ञानवर्धक नए YouTube चैनल पर मैं धनंजय जैन आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक राजा अपनी प्रजा का लालन पालन राजकुमार की तरह किया करते थे। राजा को विवाह के पश्चात कतिपय वर्ष ऐसे ही निकल गए पर कोई संतान नहीं थी। फलस्वरूप राजा प्रजा को ही अपनी संतति समझकर प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे, जैसे पुत्रवत। पर कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहां पर देर है अंधेर नहीं। राजा सरल स्वभावी प्रजावत्सल होने के कारण से और आध्यात्मिक और धार्मिक वृत्ति के कारण से पूरे शहर में ही नहीं, दिग दिगंत के अंदर राजा की ख्याति व्याप्त थी। और राजा को उसका फल एक ऋषि ने भिक्षा के लिए जब आए तो आशीर्वाद स्वरूप उनके मुंह से निकल गया कि तुम्हारा वंश चलाने वाला एक सुंदर राजकुमार तुम्हें प्राप्त होगा। और यही हुआ, देरी से ही सही, पर इतना सुंदर राजकुमार। राजा बहुत खुश हुए। तपस्या का ही फल समझा जाए, साधना का फल समझा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। राजकुमार जैसे जैसे बड़ा होने लगा वैसे वैसे विनम्रता उसके अंदर उद्भूत होने लगी। और विद्या विनय न शोभके, विद्याध्ययन करते करते राजकुमार के मन में विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति इतनी ज्यादा लालसा जागृत हो गई कि वो चाहते थे कि संसार का समस्त ज्ञान मुझे प्राप्त हो। ज्ञान पिपासु के नाम से वे जाने जाने लगे और लोगों ने राजकुमार का नाम ही ज्ञानचंद रख दिया, क्योंकि ज्ञानचंद, राजकुमार ज्ञानचंद ज्ञान के भंडार हो गए। अब जैसे जैसे युवावस्था की दहलीज के ऊपर उन्होंने अपना कदम रखा, उनके ज्ञान की चर्चा दिग दिगंत के अंदर व्याप्त होने लगी। और उन्होंने ज्ञान सीखने के लिए जब जाहिर कर दिया कि जो भी कोई नया ज्ञान राजकुमार को सिखाएगा उसे उत्कृष्ट पारितोषिक देकर सम्मानित किया जाएगा। अब तो सुदूर प्रांतों से जिसके पास जो भी ज्ञान है वो राजकुमार को सिखाने के लिए और राजकुमार को बताने के लिए उनकी नगरी में आने लगे। ये सिलसिला करीब 4-5 साल तक चलता रहा। महामंत्री ने देखा यदि इस तरह से पारितोषिक पे पारितोषिक यदि राजकुमार ज्ञानचंद लुटाते रहे तो कोषागार समाप्त हो जाएगा। उन्होंने राजा से शिकायत की। राजा ने कहा, अच्छा, पूरा ऑडिट करके लाओ। 1 साल में राजकुमार कितना पैसा राजकोष से निकालकर इन लोगों में वितरित कर देते हैं। देखा गया तो प्रचुर मात्रा में खुश होकर, क्योंकि ज्ञानचंद ने सोच लिया था कि ज्ञान के आगे यह पैसा कुछ भी नहीं है। ज्ञान का धन सर्वश्रेष्ठ धन है। और वे आने वाले आगंतुक को यथाशक्ति
उसे खुश कर कर ही रवाना करते थे। जब महामंत्री की बात सुनी, राजा ने राजकुमार को बुलाकर समझाया कि तुम इस तरह से लोगों के द्वारा दिए गए कर का पैसा हमें समाज कल्याण में ही लगाना चाहिए, हमारी प्रजा के लिए वो खर्च करना चाहिए। तुम इस तरह से पैसा लुटाया मत करो। पर राजकुमार जो भी आता उसे संतुष्ट करने के लिए कुछ तो देते ही थे। उनकी यह आदत खत्म नहीं हुई। अब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो महाराज ने निर्णय ले लिया और मंत्री से कह दिया कि मेरे आदेश को आज ही पालन किया जाए। जैसे ही राजकुमार जंगल से शिकार से लौटते हैं, उन्हें आदेश सुना दिया जाए कि आज ही वे इस देश को छोड़कर कहीं पे भी अन्यत्र चले जाए। देश निकाला का ऑर्डर दे दिया। रानी को जब पता चला तो रानी फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने सोचा अब क्या, राजा के आदेश के आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता था। रानी ने सोचा कि राजकुमार जब तक नहीं आते तब तक उसने मोतीचूर के 3 बड़े लड्डू बनाए और राजा को कहा कि कम से कम मैं अपने बेटे को लड्डू तो खिला दूं। वो सवेरे यहां से देश छोड़ने के बाद क्या खाएगा। राजा ने कह दिया था कि वो साथ में कुछ भी नहीं ले जाएगा सिवाय एक अश्व के, और जो परिधान उसने धारण किए वही आदेश था। ठीक है, मां का ममत्व समझ सकता हूं, तुम उसे 3 लड्डू बना दो। रानी ने मोतीचूर के 3 लड्डू बनाए और तीनों लड्डुओं के अंदर स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ हीरे, माणिक, मोती ये भी डाल के अच्छे से लड्डू को पैक कर दिया और राजा को दे दिए और कहा कि कम से कम मुझे उसके एक बार बात तो कर लेने दो। राजा ने कहा नहीं हो सकता, तुम मोह में आकर उसे रोकने की कोशिश करोगी। राजा ने वो पूरा लड्डुओं का डिब्बा द्वारपाल को दिया और कहा कि जैसे ही राजकुमार आए, महल में चढ़ने लगे तो उन्हें ये पत्र दे देना और एक डिब्बा दे देना। राजकुमार सायंकाल सूर्यास्त के समय आए तो द्वारपाल ने कहा कि राजा जी ने आपके लिए पत्र दिया है, यह आदेश पत्र है। खोला, उसमें लिखा था कि आज ही तुम्हें देश निकालने का ऑर्डर दिया जाता है, तुम अब इस देश में नहीं रहोगे। राजकुमार मुस्कुराए, नियति को प्रणाम किया और घुड़शाला में गए और वो घोड़ा छोड़कर एक जो तेज तर्रार चलने वाला घोड़ा था वो लिया और बिना किसी से मिले वो डिब्बा लेकर चल दिए। वे सोच रहे थे कि आज रात को ही मैं इस देश की सीमा से बाहर चला जाऊं, पिताजी का आदेश है। पर दिन भर शिकार में थके होने के कारण से वो सीमा को लांघ नहीं सके। रात्रि में एक वटवृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया और दूसरे दिन प्रातःकाल निवृत्त होकर आवश्यक कार्यों से पूजा करके चल पड़े। आज भी पूरा दिन चलने के बाद वे दूसरे नगर की सीमा में आए। एक सुंदर तालाब वहां पर उन्होंने देखा, स्वच्छ पानी, कमल खिले हुए थे। राजकुमार का मन हुआ कि चलो पहले इसमें डुबकी लगाई जाए, थकान मिटाई जाए, फिर कुछ मां ने जो नाश्ते में दिया है वो खाया जाए। राजकुमार ने वैसा ही किया। अब जैसे ही स्नान आदि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर उन्होंने
खाने का वो डिब्बा खोला तो उसमें 3 लड्डू थे। राजकुमार को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद थे। एक लड्डू जैसे ही उन्होंने तोड़ा तो उसमें स्वर्ण मुद्राओं के साथ में हीरे, मानक, मोती, नीलम, पन्ने ये भी थे। राजकुमार समझ गए मेरी माँ तो आखिर माँ ही होती है। उसने सोचा होगा कि परदेश में बेटा क्या करेगा, क्या खाएगा, तो इसलिए इतने सारे हीरे जवाहरात मोती दे दिए। दूसरा लड्डू तोड़ा तो उसमें भी सेम, तीसरा तोड़ा तो उसमें भी सेम। आखिर सभी हीरे जवाहरात मानक मोती निकालकर, स्वर्ण मुद्राएं निकालकर फिर से लड्डू बांधे। 2 लड्डू उन्होंने ऐसे ही रख दिया और जो एक लड्डू तोड़ा था उसको बांधे बिना खा लिया। दोनों लड्डू बांधकर बाकी जो स्वर्ण मुद्राएं तीनों में से निकली थी उन्होंने अपनी एक पोटली के अंदर बांध दिया। सारी स्वर्ण मुद्राएं उसमें डाल दी, पोटली लगा दी, कमरबंद के दौरे में उन्होंने उसको कस के बांध दिया। अब राजकुमार दूसरे नगर के अंदर भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते। तो अचानक वे सुनते हैं एक व्यक्ति दवंडी पीट रहा था। दवंडी पीटना उसको कहते हैं जो वो घोषणा कर रहा था कि आइए आइए हमारे यहां पर अक्ल बेची जाती है। राजकुमार ने सोचा ये कैसी अक्ल, भी कोई बेचने की चीज है। पूछा क्या बात है, तुम किस तरह की अक्ल बेचते हो? ये तो मुझे मालूम नहीं, हमारे मालिक वहां पर बैठे, आप उन्हीं से बात कीजिए। राजकुमार को बड़ी जिज्ञासा हुई और ज्ञान का तो पिपासु था ही, ज्ञान के लिए कुछ भी कर सकता था। पहुंच गया तो करीब 80-90 साल के एक वृद्ध तिजोरी के पास में ही अपनी गादी के ऊपर बैठे हुए थे, सुखासन पर बैठे थे। राजकुमार उनके पास पहुंचा के आपका आदमी कह रहा है कि आप अक्ल बेचते हो, किस तरह की अक्ल बेचते हो? उसने कहा मेरे पास कई तरह की अक्ल है, जितना दाम तुम मुझे दोगे उस हिसाब से मैं तुम्हें अक्ल दूंगा। सबसे महंगी अक्ल कैसी है तुम्हारी? मेरे पास तो लाखों रुपए की भी अक्ल है, 1-1 लाख की 1-1 अक्ल है। राजकुमार ने सोचा 1 लाख की 1 अक्ल, एक ज्ञान की बात मतलब। राजकुमार ने सोचा कि चलो मेरे पास तो इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं। उसने कुछ स्वर्ण मुद्राएं और कुछ हीरे मानक मोती देकर कहा कि इनकी कीमत मेरे ख्याल से 1 लाख होगी, आप मुझे 1 अक्ल दे दीजिए। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा किसी का भी व्यभिचार देख लो अपनी आंखों से तो उसके ऊपर पर्दा डाल दो, वो गुप्त रखना, वो बात किसी को भी बताना मत। राजकुमार सोचने लगा ये 1 लाख रुपए की अक्ल है, ये साधारण ज्ञान की बात है और ये तो मैं भी जानता हूं। पर दोस्तों, जो ज्ञान की बात हम पैसा देकर खरीदते हैं ना, वो हमेशा याद रहती है। किताबें भी जो हमें फ्री में मिल जाती है हम उसको पढ़ते भी नहीं है, पर जो किताब हम पैसा देकर खरीद कर लाए हैं ना, उसका 1-1 पन्ना, 1-1 लाइन अच्छे से पढ़ते हैं। ये मैं भुक्तभोगी हूं, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। आखिर राजकुमार ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास और है, कम से कम 3 लाख जितने पैसे तो मेरे पास मां ने भेजे ही है, 1 अक्ल और दे दो। तो दूसरी अक्ल उस वृद्ध ने कहा कि भोजन के लिए, भोजन परोसा हो, भोजन तैयार हो और कोई तुम्हें आग्रह कर रहा है कि भोजन करके ही जाओ, तो चाहे कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो वो छोड़ देना, पहले भोजन करना, क्योंकि भोजन का कभी भी अनादर मत करना। अन्नम परमम ब्रह्मम, अन्न परम ब्रह्म है। इसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। सोचा कि अब और इतनी सारी मुद्राएं और ये पड़े 1 लाख की होगी, ये भी दे दो। सेठ ने उनका भी वजन किया, तोला और सोचा कि 1 लाख बराबर हो जाएंगे।
फिर भी उसने कहा अब की बार जो अक्ल है मेरे पास 1.25 लाख की है, पर फिर भी तुमने 2 अक्ल मेरे से खरीदी है, तो ये भी अक्ल मैं तुमको 1 लाख में ही दे देता हूं। और उस वृद्ध ने तीसरी अक्ल दी और कहा कि जो व्यक्ति कान का कच्चा है उसके यहां पर कभी भी नौकरी मत करना। राजकुमार ने सोचा कि मैं क्या नौकरी करूंगा, मैं तो राजकुमार हूं। खैर, पर कोई बात नहीं, अक्ल तो अक्ल है। 3 अक्ल खरीद के 3 लाख में राजकुमार वहां से चलता है। सोचा कि ये नगर बड़ा अजीब है, यहां पे तो अक्ल भी बेची जाती है, कुछ दिन यहां पर रहकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक सराय के अंदर, सराय कहते हैं धर्मशाला को, राजकुमार ज्ञानचंद वहां जाकर रुक गया। सराय के बिल्कुल सामने जिस रूम में रुका हुआ था उसके सामने एक बहुत बड़े व्यापारी की दुकान थी। व्यापारी ब्याज से भी कईयों को पैसे देता था, होलसेल का भी व्यापार करता था। व्यापारी के यहाँ पर कई तरह के मुनीम थे, नौकर चाकर थे, दिन भर चहल पहल रहती थी। बीच में बस एक छोटा सा रास्ता था, सराय का वह इसका रूम जहां पर राजकुमार रुके थे बिल्कुल उसके सामने। कोई आपस में भी यदि दुकान में कोई बात करता तो आराम से सुनाई देती थी। राजकुमार दिन भर घूमकर आते, दोपहर को शांति से बैठते और सेठ के वहां पर क्या काम चल रहा है सुनते रहते। राजकुमार ज्ञानचंद एक पाठी थे। एक पाठी का मतलब एक बार यदि कोई बात सुन ले तो कंप्यूटर में जैसे डाटा फीड हो जाता है ना, वैसे उनकी दिमाग की मेमोरी के अंदर वो बात फिट हो जाती थी, वो भूलते नहीं थे। एक बार किसी को देख ले तो जिंदगी में वो उसे विस्मृत नहीं कर पाते थे। विचक्षण ज्ञान के भंडार होने के कारण से और सरलता इतनी कूट कूट के भरी थी, ज्ञान का अहंकार राजकुमार को नहीं था। आते बैठते सेठ का एक मुनीम था और उस मुनीम के अंडर में 3-4 मुनीम और थे। जो अपने नीचे वाले मुनीम थे उनको ये बड़ा वाला मुनीम बड़ी बारीकी से बताता था, देखो अमुक नंबर बही खाते में अमुक व्यापारी का खाता डाला हुआ है, उसके ऊपर आज तक के ब्याज के इतने पैसे बाकी हैं, उससे इतना लेना है, उसको इतना देना है, उसका हमारे पास इतना जमा है। ये सब बोलते जाते थे और ये सुनता रहता था राजकुमार। ये सिखाता था अपने से छोटे मुनीमों को, ताकि इधर उधर कहीं गए तो ये लोग दुकान का पूरा कारोबार देख सके, संभाल सके। मुश्किल से 1 या 2 घंटे के लिए सेठ जी आते थे। सेठ जी को भी इसने देख लिया था, पर इसे क्या लेना देना, ये आता था, बैठता था, सुनता था, थोड़ा विश्राम करता था और फिर वापस नगर भ्रमण के लिए निकल जाता था। एक नियम था, मुनीम जी मध्याह्न के 12 बजे के बाद 1 घंटे के लिए सभी नौकरों को छुट्टी देते थे। दुकान मंगल कर दी जाती थी और दुकान की चाबी मुनीम जी दराज में रख देते थे, शटर के ऊपर। और सबको कह दिया था, दो दूसरे मुनीम थे, तुम यदि पहले आ जाओ तो तुम दुकान खोल देना, मैं आ गया तो मैं खोल दूंगा। पर बनती कोशिश आज तक बड़े मुनीम ही आते थे सबसे पहले। एक दिन एक दूसरे गांव का व्यापारी आ गया और उसको जल्दी में भी था, जाना जल्दी था। वो सीधा सेठ के पास गया और सेठ जी को कहा कि मेरा हिसाब किताब कर दो, मेरे ऊपर कितना बकाया है वो ले लो और मुझे अभी जाना है। सेठ ने कहा चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। सेठ दुकान पर आए तो देखते शटर डाउन है। सेठ समझ गए सब खाने की छुट्टी पे गए होंगे, पर अब सेठ को पता नहीं कि दराज में चाबी है। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर विश्राम करो, मैं मुनीम का घर तो दूर है वैसे, मैं जाकर चाबी लेके आता हूँ। तो राजकुमार तो वहीं सामने बैठा था। उसने कहा सेठ जी कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है चाबी लाने के लिए। उस दराज के अंदर चाबी पड़ी। अब सेठ को आश्चर्य हुआ, इसे कैसे पता चाबी यहां है?
खैर चाबी निकाली, पर सेठ बार बार उस व्यक्ति की तरफ देख रहे थे, मतलब राजकुमार की तरफ देख रहे थे। ये कौन होता है, इसको कैसे मालूम है, कहीं ये सब हमारी दुकान को हड़प ना ले, ये सबके जाने के बाद में कहीं चोरी ना कर ले। ये मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही थी, पर दुकान खोलने के बाद देखा सब व्यवस्थित है। अब सेठ को यह ध्यान नहीं था, क्योंकि सब मुनीम लोग संभालते थे, कौन से बही खाते के अंदर इन महोदय का अकाउंट है और कितना बाकी है। सेठ परेशान हो रहे थे, पसीना आ रहे थे। इसने वहीं से बैठे बैठे कहा राजकुमार ने कि सेठ जी 18 नंबर का बही खाता देखो, उसमें 52 नंबर के पेज के ऊपर इन महाशय का खाता है और आज तक इनके ऊपर 2000 स्वर्ण मुद्राएं बकाया है और ब्याज पकड़कर 2024 हुए, इतना ले लो। अब सेठ थोड़े घबराए, इतना एक्यूरेट 18 नंबर का बही खाता देखा, 52 नंबर का पेज पलटा, अरे ये तो सचमुच में इसी के नाम का है, और कैलकुलेशन किया, जोड़ मारी तो बराबर 2000 स्वर्ण मुद्राएं निकल रही है, और आज तक का ब्याज जोड़ा तो 24 ऊपर और। आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा आपके ऊपर 2024 स्वर्ण मुद्राएं बकाया है। सेठ को दे देता है और वहां से निकल जाता है। पर वो भी व्यक्ति आश्चर्यचकित था कि मुनीमों को भी यदि बुलाया जाए तो वो भी 10 बार ढूंढेंगे इधर उधर, इतने जल्दी उनको भी खाता नहीं मिलेगा। इसने तो बिना दुकान में आए खाता नंबर तक बता दिया और कितना पैसा बकाया वो तक बता दिया। अब उसके जैसे ही व्यापारी के चले जाने के बाद सेठ वापस मंगल करते हैं दुकान, चाबी वहीं रखते और सराय में आते हैं और बोलते भाई तुम हो कौन और तुम्हें मेरे दुकान के बारे में इतनी नॉलेज कैसे क्या है। तो उसने कहा ये तो मेरी बुद्धि की परीक्षा आप मत लीजिए, मैं एक बार जो भी सुन लेता हूं वो मेरे को याद रहता है, एक बार मैं जिसे देख लेता हूं उसे मैं कभी विस्मृत नहीं कर पाता हूं। तो ये भगवान की देन है, मां सरस्वती की कृपा है। सेठ ने कहा तो तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मुनीम क्यों नहीं बन जाते, क्या काम करते हो यहाँ पे, क्यों आए हो, परदेसी हो क्या। 10 सवाल पूछ लेता है सेठ। उसने कहा हाँ मैं परदेसी हूं और थोड़े दिन के लिए आपके नगर का दर्शन करने का इच्छुक था तो आ गया और इस सराय में रुका हुआ हूं। तो इसने सोचा कि मुनीम का ऑफर मिल रहा है, चलो नौकरी कर लेते हैं, हमको वैसे भी रुकना ही है अभी। तो सेठ कहता है मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम दूंगा, इन सब मुनीमों को तुम प्रशिक्षित करो, ट्रेन करो, इन सब के हेड तुम आज से। 2 महीने के अंदर अंदर राजकुमार अपनी बुद्धिमत्ता के कारण से सेठ के ऐसे 2 बड़ी बड़ी दुकानें और खोल देता है और जगह जगह अच्छे जो होनहार मुनीम रहते हैं उनको नियुक्त कर देता है। अब 3 शोरूम हो गए, 3 दुकानें हो गई। सेठ ने सोचा कि 2 महीने में 2 बड़ी बड़ी दुकानें मेरी हो गई, मेट्रो मॉल जैसे उसके मॉल खुल गए। ये तो सचमुच में मेरे से भी बहुत आगे निकल गया है। एक दिन सेठ को कहीं दूसरे गांव जाना था, तो सेठ ने कहा कि मैं बाहर गांव जा रहा हूं, तो इधर आप लोग तो वैसे भी ध्यान रखते हो, मेरे को कोई चिंता की बात ही नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को कह के जा रहा हूं। इधर सेठ के जाते ही जो मुनीम पहला था उसका और सेठानी का लफड़ा था। उसने सोचा कि अब बड़े मुनीम जी तो आ गए, ये ध्यान रखने वाले हैं, चलो आज का पूरा दिन सेठानी के साथ मस्ती करूंगा, मौज करूंगा, किसको क्या खबर लगने वाली है। बड़े मुनीम जी को मतलब राजकुमार को कह के उसने छुट्टी ले ली और चल दिया। अचानक ऐसा कुछ काम पड़ा कि राजकुमार को सेठ के घर जाना ही पड़ा। पर जैसे ही दरवाजे को उन्होंने धकेला तो देख नहीं सके वहां का दृश्य, क्योंकि जो मुनीम थे वो और सेठानी ऐसी अवस्था में थे कि
राजकुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक क्षण के लिए उन्हें गुस्सा तो आया, राजकुमार थे, तलवार निकाल ली थी, पर अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि उनको याद आ गया, किसी का व्यभिचार देख लो तो उसके ऊपर पर्दा डाल देना, वो गुप्त रखना, वो किसी को बताना मत। उन्होंने अपनी शॉल निकाली और उनके ऊपर उछाल दी और तुरंत वहां से निकल गए। ये मदहोश थे दोनों, पर जैसे ही शॉल ऊपर पड़ी इन्होंने देखा, अरे बाप रे, तो बड़े मुनीम जी थे। अब इन्होंने तो देख लिया, अब क्या होगा, इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और सेठ जी तो इसकी एक एक बात सुनते, अब तो हम गए काम से। और वहां का जो सेठ था ना, नगर सेठ था, राजा ने उनको कई तरह के ऑर्डर दे रखे थे। छोटे मोटे जो लोगों की समस्याएं थी उसका निराकरण सेठ ही कर दिया करते थे। सेठ एक तरह से सभा लेते थे, न्याय देते थे। न्यायाधीश का काम जैसा सेठ का होता था, सेठ को भरपूर ऑर्डर थे। अब यदि सेठ को यदि यह पता चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। अब क्या करें, दोनों घबराए हुए थे। आखिर मुनीम ने कहा कि एक काम कर सकते हैं, हमारे भाग्य अभी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने अपनी ये शॉल यहाँ पर फेंक दी और ये शॉल सेठ जी ने इनको दी थी सम्मान करने के समय। तो अब त्रिया चरित्र का समय आ गया है। जैसे ही सेठ आएंगे तुम रो रो के इस मुनीम के बारे में बता देना कि तुम्हारे जाते ही ये मेरी आबरू लूटने के लिए आया था, तो हमारी जान बच सकती है, वरना कुछ नहीं। इसी के ऊपर ढोल दो। सेठानी को थोड़ी राहत मिली उपाय सुनकर। सेठ जी जैसे ही दूसरे दिन आए तो रो रो के सेठानी का बुरा हाल, क्योंकि कहावत है ना, स्त्रियश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्य। स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जानता है, तो मनुष्य की क्या बिसात है। सेठ को विश्वास नहीं हुआ। रानी ने जब कहानी बनाकर सुनाई कि तुम्हारे नए मुनीम के ऊपर तुम इतना विश्वास करते हो, उसकी नियत में कितनी खोट है, तुम्हारे जाते ही वो यहां पर आया था और मेरी आबरू लूटने की कोशिश की। सेठ ने विश्वास नहीं किया। आखिर वो शॉल निकालकर सेठानी, ये शॉल पहचानते हो, फिर ये शॉल यहां कैसे आई? अब सेठ की आंखें खुली, ये शॉल तो मैंने उस दिन दी थी और ये शॉल मुझे मेरे पिताजी ने दी थी। मैंने अपने पिताजी की दी हुई शॉल सम्मान करके उनको दे दी और उसके इतने घृणित काम। तुरंत उन्होंने सेठानी को कहा कि तुम चिंता मत करो, उसका दंड उसे मिलेगा। वापस अपने कक्ष में आए और एक लेटर लिखा, लेटर पैक किया, उसके ऊपर मोहर लगाई और बड़े मुनीम जी को बुलाया, मतलब राजकुमार को बुलाया। राजकुमार आते हैं, ज्ञानचंद बोलते हैं, कहिए सेठ जी क्या बात है? कुछ नहीं, ये जो लेटर है ये राजा के दंडाधिकारी को पहुंचाना है और ये तुम ही लेके जाओ। उसने कहा ठीक है, और आज ही देना है। उसने कहा पहुंच जाएगा। अपने बग्गी के अंदर ज्ञानचंद बैठते हैं और राजमार्ग की तरफ निकल पड़ते हैं। राजमार्ग में ही रास्ते में एक दूसरे सेठ के यहां पर उनकी लड़की का विवाह होता है और विवाह का निमंत्रण सभी को दिया हुआ रहता है। सेठ जी को भी मिला रहता है, मुनीम जी को भी मिला रहता है, ये राजकुमार जो मुनीम बने थे उनको भी दिया रहता है, छोटे मुनीम को भी दिया रहता है, गांव के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया हुआ होता है वहां पे। तो जैसे इनकी बग्गी घोड़ा गाड़ी राज दरबार की ओर जाने के लिए समुद्यत हुई, तो रास्ते में जैसे उनका घर आया तो वही सेठ जिसके यहाँ पर शादी थी उन्होंने देखा और इसके ज्ञान की चर्चा तो पूरे शहर में व्याप्त हो चुकी थी कि इस तरह से उन्होंने एक व्यापारी का पूरा डिटेल दे दिया। 2024 स्वर्ण मुद्राएं बकाया है करके बिना देखे, सिर्फ सुनकर उनकी मेमोरी इतनी तेज है, तो इन्होंने सम्मान के साथ अन्य हर एक सम्मान करने लग गया था। तो आप कहाँ जा रहे हो? नहीं कि बस जरूरी काम है, राजा के वहाँ पर
जो दंडाधिकारी है उसको ये लेटर पकड़ाना है, देना है। सेठ का कोई खास काम था। अरे ये तो होता रहेगा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे हाथ के नीचे तो इतनी, ये आपके हाथ के नीचे का मुनीम, जो पहले मुनीम था, हेड, इनका खाना भी हो चुका है, आप पहले खाना खाओ, उसके बाद लगे तो जाओ। खाना खाए बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। वहां पे जाने के बाद और कितना काम हो जाएगा, वो क्या बातें करेंगे, क्या आने नहीं देंगे, तो समय हो जाएगा, क्योंकि 12 बज चुकी है, आप खाना खाए बिना नहीं जाओगे। और शाम तक भी लेटर दिया तो अभी तो आधे घंटे में तो पहुंचने का, आधे घंटे जाने का, आधा घंटा आने का, फिर बीच में रुकोगे भी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आप पहले खाना खाओ। अचानक ज्ञानचंद को जो 1 लाख रुपए में दूसरे ज्ञान की बात मिली थी कि भोजन के लिए तैयार हो और कोई मनुहार करे तो बिना खाए जाना मत, अन्न का अनादर मत करना, ये दिमाग में आती ही उन्होंने कहा ठीक है। इतने में वो मुनीम आया कि आप कहां जा रहे हो, ये लेटर मुझे दो, मैं पहुंचा के आता हूं। इन्होंने कहा ठीक है, दंडाधिकारी को ही तो देना है, तुम दे दो। ये मुनीम वहां पर चला गया। इधर इन्होंने खाना खाया और इंतजार करने लगे कि मेरी घोड़ा गाड़ी, मेरी बग्गी तो वो लेके गया है। ऐसे ही गपशप मारने लगे, बातें करने लगे। इसी बीच दंडाधिकारी के पास में जैसे ही वो मुनीम जी पहुंचते हैं, दंडाधिकारी वो लेटर खोलते हैं, उसमें लिखा रहता है ये मुनीम आपके पास मैं भेज रहा हूं, इन मुनीम जी को बिना कुछ पूछे इनका सर धड़ से अलग कर दो, ये मेरा आदेश है, और इनकी गर्दन अच्छे से लपेटकर वापस मेरे पास भेजो। दंडाधिकारी ने अपने जल्लादों को कहा कि इमीडिएट इन मुनीम जी को गिरफ्तार कर लो। अब मुनीम घबराया, क्या हुआ? आपको कुछ नहीं कहना है, बस चुप रहो। लेटर में जो आदेश था, क्योंकि उतना पावर राजा ने सेठ को दे रखा था, तत्क्षण उनकी गर्दन मुनीम जी की काट दी गई और गर्दन को पैक करके थाली में रख के रवाना कर दिया। रथ की बग्गी हाकलने वाले उस सारथी को दिया और कहा कि ये सेठ जी तक पहुंचा। अब जैसे ही वो बग्गी वापस उधर से निकली तो अपनी बग्गी देखकर मुनीम जी ने कहा कि बहुत देर लगा दी, क्या बात हुई? कि कुछ नहीं, ये दंडाधिकारी ने सर मुनीम जी का कलंक कर दिया है और बदले में दिया है और कहा कि सेठ जी को दे दो। एक क्षण के अंदर ज्ञानचंद को सारी स्थिति समझ में आ गई कि हुआ क्या है, अब क्या होगा। खैर बग्गी वाले को कहा कि चलो पहले सेठ जी के यहां चलते हैं। सेठ जी के वहां पहुंचे और सेठ जी आज खाना खाने भी नहीं आए थे। लड़की की जो अपने मित्र के परिवार में ही शादी थी, जहां पर ये मुनीम जी खाना खाने के लिए रुक गए थे। उनको तो गुस्सा आ रहा था भयंकर इस मुनीम के ऊपर। जैसे ही बग्गी आई और मुनीम को देखा, तुम गए नहीं? उसने कहा हाँ मैं गया था, पर रास्ते में ही मुनीम जी ने वो लेटर मेरे से ले लिया और वो बोले मैं दे के आता हूं, और दंडाधिकारी ने थाली में भेजा है, क्या है? पर ये मुनीम आपको कहां मिल गए और इन्होंने क्यों मांगा? तो इन्होंने ही कहा कि मैं दे के आता हूं, आप खाना खा लीजिए। मैं खाना खाने बैठ गया, पर मैं सब समझ गया हूं सेठ जी, ऊपर वाले के यहां देर है पर अंधेर नहीं है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। सेठ ने कहा तुम क्या बोल रहे हो? उसने कहा मैं सच कह रहा हूं, और कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है। आपने एक शब्द भी मुझे पूछा नहीं और इनकी जगह मैं होता, मेरी गलती क्या? आपने सेठानी के ऊपर विश्वास कर लिया, इस मुनीम के ऊपर विश्वास कर लिया कि मुनीम तो मुझे मिला ही नहीं, पर सेठानी ने तुम्हारे बारे में। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं, पर कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। उस ऊपर वाले के यहां देर है, अंधेर नहीं है। अब सेठ जी समझने लगे कि ये निर्दोष हो सकता है। वो त्वरित सेठानी के रूम में गए और उसे बुरी तरह से वो मस्तिष्क उसके सामने रखा और मुझे सब पता चल गया है। ये देखो, ये मुनीम की
क्या दशा की है वैसी दशा मैं तुम्हारी कर दूंगा। सेठानी घबराई और सब कुछ तोते की तरह उगलने लगी कि 10 साल से मेरा और इनका संबंध था, आपको भी मैंने भनक नहीं पड़ने दी, और इन्होंने मुझे देख लिया नए मुनीम जी ने, और कहीं वो आपको ना बोल दे इसलिए उन्हीं के ऊपर मैंने इल्जाम डालने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो। चरणों में गिर गई, रोने लगी, मुझे कुछ दंड मत दो। अब सेठ समझ गया, वो आकर नए मुनीम से माफी मांगने लगे। तो नए मुनीम ने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने 3 लाख में 3 बातें खरीदकर बहुत कुछ कमाया। आज यदि मैं वो 3 लाख खर्चा नहीं करता तो मेरी शायद आज जान ही नहीं चली जाती। और तीसरी ज्ञान की बात सेठ जी, उन्होंने कहा था कि जो कान का कच्चा हो उसके यहां पर नौकरी मत करना। जयराम जी की हाथ जोड़ दिए और कहा कि अब मैं जा रहा हूं, मुझे तुम्हारे यहां पे नौकरी नहीं करनी है। तुमने एक शब्द भी मुझे नहीं पूछा और तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। मैं राजकुमार ज्ञानचंद हूं। पड़ोस के ही राज्य के अंदर मैं ज्ञान के कारण से, ज्ञान की पिपासा मेरी इतनी थी कि मेरे पिताजी ने देश निकाला दे दिया, क्योंकि ज्ञान का भंडार मैं बनने के कारण से मैं चाहता था कि संसार का समस्त ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए। तो जो भी मुझे ज्ञान देने को आता था तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम देता था, पारितोषिक देता था। फलस्वरूप खजाना लूटता चला गया, और वो खजाना मेरे पिताजी का नहीं था, पूरे व्यापारियों का कर था। उसको लुटाना मेरा कोई हक नहीं था, पर मैं लुटाता गया। अब मुझे अक्ल आ गई है। खैर, पर यहां आने के बाद 3 लाख में मैंने तुम्हारे ही नगर के अंदर 3 बातें खरीदी। उसका परिणाम यह है कि आज मेरी जान बच गई। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर कहानी ये शिक्षा हमें देती है कि ज्ञान जहां से भी मिले लेते चले जाओ। ज्ञान कब काम आएगा और आपकी जिंदगी बचा देगा बोल नहीं सकते। सीखा हुआ ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस नए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।